अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 12 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिल्ट इन लारावल 6 के जो वैलिडेशन रूल्स हैं उनको एफ से स्टार्ट होके आगे ऑनवर्ड जो आने वाले वैलिडेशन रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि विद इन 30 मिनट्स हम कितने रूल्स को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी रूल की समझ ना आ रही हो, क्योंकि मोर ऑफन मैं जो है उनको एक्सप्लेन करूंगा विदाउट एग्जांपल्स, सो अगर किसी की एग्जांपल आपको चाहिए तो डू लेट मी नो। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर दें उस वैलिडेशन रूल को, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, फिर उस वीडियो को स्टार्ट करूं। तो इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त लारावल के वेबसाइट पर मौजूद हूँ laravel.com पर, और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, डॉक्यूमेंटेशन से द बेसिक्स में और वहाँ से वैलिडेशन पे, और वैलिडेशन से हम जाएंगे अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स, और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा एफ पर क्योंकि अब हमने स्टार्ट करना है एफ से, और इसको मैं जूम कर लूंगा अराउंड अबाउट 200%। सो एफ से स्टार्ट होने वालों में सबसे पहला जो हमारे पास वैलिडेशन रूल है वो है फाइल। फाइल का मतलब है कि जो आप अगर आपने मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा का फॉर्म लगाया हुआ है और उसके अंदर इनपुट टाइप फाइल को ऐड किया हुआ है, तो ये फाइल जो रूल है ये उस फाइल को वैलिडेट करेगा कि जो आपने फाइल अपलोड की है वो एक वैलिड फाइल है और उसको अपलोड करते हुए उसमें कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का इश्यू तो नहीं है, और वो फाइल जो है वो वैलिड अपलोड हुई है। सो ये जो फॉर्म है अंडर वैलिडेशन मस्ट बी अ सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल। सो जो फाइल सक्सेसफुली अपलोड होगी उसको वो डिटेक्ट करेगा कि आया वो एक फाइल ही है या नहीं है। इतना ही ये जो रूल है ये चेक करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो है वो फील्ड। द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट नॉट बी एम्प्टी व्हेन इट इज प्रेजेंट। सो इस रूल का मतलब है कि जब हम इस फील्ड रूल को यूज करते हैं तो जो भी फील्ड है वो अगर वो उस रिक्वेस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो उसको वैलिडेट नहीं करेगा। अदरवाइज ये सेम लाइक रिक्वायर्ड की तरह काम करता है और आपको एरर मैसेज देता है कि सर्टेन फील्ड नीड्स टू बी फिल्ड बिफोर सबमिटिंग टू द कंट्रोलर। सो ये फील्ड का रूल और जो रिक्वायर्ड का रूल है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रूल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि अगर वो मतलब आपने कंडीशन लगाई हुई है और वो फील्ड जो है वो सबमिट नहीं हो रही सर्टेन सिचुएशंस में, सो देन वो उसकी वैलिडेशन चेक नहीं करेगा अगर आपने उसकी वैलिडेशन लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक हमारे पास कंटेंट का एरिया है तो हमने कंटेंट पर एक वैलिडेशन लगाई है, लेकिन एक यूजर है वो जब लॉगिन हुआ तो उसको अलाउ नहीं है कि वो कंटेंट ऐड कर सके। सो इट मींस दैट पर्टिकुलर यूजर जो है वो कंटेंट को पास नहीं कर सकता। अगर वो पास नहीं करेगा तो हमने अगर रिक्वायर्ड लगाया हुआ है तो उसको वो एरर मिलेगा कि भाई दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, लेकिन चूंकि वो अलाउड नहीं है उसको तो वो तो कंटेंट ऐड ही नहीं कर सकता। सो ऐसी सूरत में हम जो है वो फील्ड रूल को यूज करते हैं। अब फील्ड रूल में और रिक्वायर्ड रूल में यही डिफरेंस है कि अगर वो फील्ड सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगी थ्रू फॉर्म, मतलब वो फॉर्म में हम उसको एग्जम्प्ट कर देंगे, तो देन दिस फील्ड रूल विल अप्लाई और फिर वो एम्प्टी होने की सूरत में उसको कोई एरर नहीं देगा और नेक्स्ट मूव कर देगा। लेकिन अगर वो फील्ड प्रेजेंट है और वो फील्ड नहीं है, एम्प्टी है, नल्ड है, सो देन यू विल गेट एरर कि दिस फील्ड मस्ट बी फील्ड। सो नेक्स्ट रूल है जीटी फील्ड। सो जीटी का मतलब होता है ग्रेटर देन। सो ये क्या करता है कि अगर आपने जिस फील्ड को यहाँ पर डिफाइन किया है और जो करंट फील्ड, जिस फील्ड पे आपने दूसरी फील्ड को कंपेयर किया है, वो चेक करेगा कि जो फर्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू सेकंड फील्ड से ग्रेटर है या नहीं है। अगर तो सेकंड फील्ड की वैल्यू ग्रेटर है उस फर्स्ट फील्ड से तो ये रूल वर्क कर देगा, एरर नहीं देगा। अदरवाइज वो एरर देगा। यहाँ पर मैं चूंकि ये दोनों सेम ही है तो मैं इनकी क्विकली एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज कीजिए हमारे पास, मैं इनको ईमेल 1 कह देता हूं और इसी तरीके से ईमेल 2 कह देता हूं इसको, और यहां पर मैं सिर्फ रूल लगा देता हूं जीटी, सॉरी इस पर जीटी नहीं लगाएंगे हम, इस पर हम लगा देते हैं एंड
इस पे हम कुछ भी अल्फा नम लगा देते हैं, अल्फा नम लगा देते हैं, और इस पर हम लगा देते हैं GT:email1 और इसको हम email2 कह देते हैं। सो ये हमारी दो फील्ड्स हैं। अगर email1 में जो नंबर हमने एंटर किया है वो नंबर अगर इस नंबर से छोटा होगा तो वो वैलिड रूल हो जाएगा, अदरवाइज इस पे वो एरर देगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर आता हूं और इसको मैं कॉपी करता हूं और ये अब हमारे पास email1, ये email2, ये email1, ये email2 और यहाँ पर email2, क्योंकि हमने उसको डिटेक्ट करना है email2 वाले एरर को। सो अब मैं अगर यहाँ पर लोकल L6 apt/create पर आता हूँ, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर अब ये हमारे पास दो फील्ड हैं। यहाँ पर एक नंबर मैंने दिया और यहाँ पर भी एक नंबर दिया, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब ये दोनों नंबर इक्वल हैं, लेकिन हमने जो वैलिडेशन रूल लगाया है वो है GT ग्रेटर देन। सो इट मींस इस रूल के मुताबिक उस पे एरर आएगा। सो ऐड किया, सो द email2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, सो द email2 मस्ट बी ग्रेटर देन 5। अब मैं यहाँ पर 6 अगर दे देता हूँ तो हमारा ये जो रूल है ये सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली और कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है ग्रेटर देन इक्वल। इट विल वर्क सेम लाइक ग्रेटर देन। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये दोनों फील्ड्स अगर बराबर हैं तो भी आपको फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 है तो भी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सॉरी, मैंने GTE लगाया ही नहीं है, तो GTE। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 4 होगा सो देन इट विल नॉट वर्क। देखा आपने? सो ये है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू की फील्ड। अब ये फील्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग के साथ काम करती है। न्यूमेरिक दोनों होनी चाहिए, दोनों एरेस होनी चाहिए। सो इसमें ये चीज आपने जहन में रखनी है। सो GTE के बाद है नेक्स्ट हमारे पास इमेज। इमेज रूल क्या कहता है कि द फाइल अंडर वैलिडेशन मस्ट बी एन इमेज। सो बाय डिफॉल्ट लारावेल डिटेक्ट करता है, अगर आपने किसी फील्ड के साथ इमेज का वैलिडेशन रूल दिया है तो वो वेरीफाई करता है कि वो एक फाइल जो है वो एक JPEG फाइल होनी चाहिए या PNG या BMP या GIF या SVG या फिर WebP की फाइल होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई फाइल भी आप अपलोड करेंगे तो उस पर वैलिडेशन एरर आएगा। अगर आपने प्रीवियसली हमने फाइल का देखा था तो फाइल को यूज अगर आप सिर्फ इमेज अलाउ करना चाह रहे हैं देन आप सिर्फ इमेज वाला वैलिडेशन रूल यूज करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर ये फोटो वाला रूल लगाया हुआ है, तो मैं इन दो को कमेंट कर देता हूं। फोटो वाले रूल पे अगर मैं यहाँ पर इमेज लगा देता हूं, ठीक हो गया। अब मैं इस फाइल को रीलोड करता हूं और यहाँ पर मैं चूज करता हूं फाइल को। अब सपोज मैं यहाँ से ये फाइल PSD की फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूं और इसको ऐड न्यू पोस्ट करता हूं। सो पहले ये फाइल अपलोड होगी, फिर यहाँ पर अगर तो इस फाइल अपलोडेड में कोई एरर है तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लोगो मस्ट बी एन इमेज। सो इसका कहने का मतलब ये है कि जो फाइल आपने अपलोड किया वो एक इमेज नहीं है। सो इस पर अगेन क्लिक करते हैं और अब मैं एक इमेज फाइल सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम द डिजिट्स और यहाँ से मैं ये वाले PNG फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। सो दोस्तों आपने देखा कि वो फाइल सक्सेसफुली हमारी अपलोड हो गई है और इसके तमाम जो फोल्डर पाथ्स हैं, इसका टाइम, रियल पाथ, एक्सटेंशन वगैरह, पाथ नेम, वो सब के सब हमें जो है यहाँ पर मालूम हो गए हैं। सो इट मीन्स हमारा जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये है हमारे पास इमेज का वैलिडेशन रूल। इसके बाद है इन। सो इन बेसिकली द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। सो ये हमारी काम करती है कि अगर आपने एक एरे पास किया तो उस एरे को वो इम्प्लोड करेगा और फिर चेक करेगा कि उनमें वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब ये बहुत रेयर यूज होने वाला वैलिडेशन रूल है, इसको बहुत कम यूज किया जाता है। एनीवेज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द गिवन list of values since this rule often require you to upload an array. The rule in method may be used to fluently construct the rule. So कहते हैं नॉर्मली हम इस तरीके से इस वैलिडेशन रूल को यूज करते हैं। सो इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजिंग वैलिडेटर मेक के साथ। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, इसको स्किप कर दें, इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती।
सो इन एरे की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। दो एरेज को हम कंपेयर करते हैं कि क्या वो फील्ड उस अंडर वैलिडेशन मस्ट एग्जिस्ट अनदर फील्ड वैल्यू, कि आपने जो फील्ड सिलेक्ट किया किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए उसको कंपेयर करेगा किसी दूसरी फील्ड के एरे के साथ और देखेगा कि क्या वो फील्ड वहां भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो अगर नहीं करती तो एरर आएगा, अगर एरर उसमें रिजाइड करती है, उसमें मौजूद है, तो फिर एरर नहीं आएगा और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड आप इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ एंटर कर सकते, सॉरी फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंटर नहीं कर सकते। मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ पर अगर मैं ईमेल 1 को एक्टिव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ इंटीजर और साथ रिक्वायर्ड, तो अगर मैं अब इस फॉर्म के अंदर पहले मुझे इसको ईमेल 1 को भी एरर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ईमेल 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू इंटर करता हूँ जैसे 3.3, तो इस पर वो एरर देगा कि द ईमेल मस्ट बी एन इंटीजर। सो इंटीजर में अगर मैं -3 देता हूँ, सो दिस इज सक्सेसफुल, मतलब -3 पे हमें कोई एरर नहीं मिला। और अगर मैं 3 देता हूँ, सो इस पर भी हमें कोई एरर नहीं मिला और हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और यहाँ पर ईमेल 1 में हमारे पास ईमेल 1 है इंटीजर, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हम डी देते हैं तो ये द ईमेल मस्ट बी एन इंटीजर, इसका एरर देगा। तो ये है हमारे पास इंटीजर का वैलिडेशन रूल। उसके बाद है हमारे पास आईपी। सो आप एक वैलिड आईपी देंगे, एड्रेस इन द फील्ड, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मोस्ट ऑफनली हम एक हिडन फील्ड में यूजर का आईपी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं और उसको इस फील्ड के अंदर सेव कर देते हैं और फिर उसको वैलिडेट करते हैं यूजिंग ओवर रिक्वेस्ट फॉर्म। फिर है आईपी वर्जन 4। जैसे कि आप जानते ही हैं लेटेस्ट हमारे पास दो किस्म के अब आईपी वर्जन आ चुके हैं, IPv4 और IPv6। स्टिल जो है IPv4 इज मोर पॉपुलर देन IPv6, but in some local environment IP version 6 is more preferable। so आप इन दोनों को चेक कर सकते हैं। इसके बाद है जेसन। सो समटाइम हम जब कोई फील्ड सबमिट करते हैं थ्रू अजैक्स और उसमें हम सेंड करते हैं कोई जेसन स्ट्रिंग, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास जेसन की फील्ड है। अब ये जो फील्ड है हम फॉर्म के थ्रू सेंड नहीं कर सकते, मतलब ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसके थ्रू सेंड नहीं कर सकते। इसके लिए मस्ट है कि हम अजैक्स के थ्रू सेंड कर रहे हो रिक्वेस्ट ताकि वो इसको एक्सेप्ट कर सके। सो जेसन जो है, अगर डाटा जो भी आपने फील्ड की वैलिडेशन लगाई है, अगर उस फील्ड के अंदर वैलिड जेसन स्ट्रिंग नहीं होगा तो वैलिडेशन का एरर आएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। सो जेसन के बाद LT और LTE सेम है। जैसे हमने GT और GTE को देखा था, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका अपोजिट है लेस देन और लेस देन इक्वल टू। लेस देन का मतलब है कि जिस नंबर पर आप जिस फील्ड पर आपने ये वैलिडेशन लगाई है और जिस फील्ड के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं उस फील्ड से उसका नंबर छोटा होना चाहिए, अदरवाइज वो उस पर वैलिडेशन एरर देगा। और ये है लेस देन हो या इक्वल हो। सो ये दोनों GT और GTE के बराबर हैं, सेम इनका है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद है मैक्स और वैल्यू। द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अ मैक्सिमम वैल्यू। सो जो भी आप वैल्यू मैक्स के साथ देंगे, सपोज मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ मैक्स 5, सो इट मीन्स कि हम मैक्सिमम 5 करैक्टर उसमें एंटर कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। सो यहाँ पर अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ और इसमें एक एंटर करता हूँ नंबर, सॉरी लोगो का कह रहा है कि लोगो रिक्वायर्ड है, सो लोगो को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर D ऐड करता हूँ तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। सो अगर मैं 3, 4, 5, 6 नंबर ऐड करता हूँ, सो द ईमेल मे नॉट बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स। सो ये है हमारे पास मैक्स की वैल्यू। इसके बाद है हमारे पास माइम टाइप। सो माइम टाइप्स बेसिकली आपकी जो फाइल्स आप अपलोड करते हैं उनकी माइम टाइप्स को चेक करता है, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन स्लैश जेसन हो सकती है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, वीडियो हो सकती है, वीडियो एमपैग, वीडियो क्विक टाइम, तो डिफरेंट माइम टाइप्स हो सकती हैं।
अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि सम टाइम आप अपनी वेबसाइट पर सिर्फ इमेजेस को नहीं बल्कि सम टाइम आप कोई फील्ड जो है वो वीडियोस के लिए भी रखना चाह रहे हैं। सो चूंकि उसके लिए डिफॉल्ट इमेज का जैसे इमेज का रूल है वैसा रूल अवेलेबल नहीं है वीडियो या ऑडियो का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइम टाइप्स। अब ये माइम टाइप्स जो है ये बहुत ही एक वाइड किस्म का वैलिडेशन रूल है। इसमें आप ये देखें, यहाँ पर अगर आपने एक वीडियो वाली फील्ड बनाई है तो उसमें आप माइम टाइप्स दे सकते हैं। वीडियो की टाइप AVI होनी चाहिए, वीडियो MPEG होनी चाहिए और वीडियो जो क्विक टाइम में प्ले हो सके। ये 3 डिफरेंट किस्म की वीडियोस आप सिर्फ और सिर्फ अपलोड कर सकते हैं। जब आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो लारावेल ऑटोमेटिकली उसकी माइम टाइप को डिफाइन करता है, डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद आपको उस पर एरर या सक्सेस का मैसेज आता है। तो माइम टाइप के बाद है माइम्स। अब माइम टाइप्स और माइम में ये फर्क है कि माइम्स में आप उनकी एक्सटेंशंस प्रोवाइड करते हैं जैसे AVI, JPG, PNG, MOV। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने फोटो के साथ माइम्स दिए हैं कि JPEG, BMP और PNG। इट मींस अब आप यहाँ पर JPG, SVG या आप WebP फाइल अपलोड नहीं कर सकते, हालांकि वो इमेज फाइल्स हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपलोड कर सकते हैं JPEG, BMP और PNG फाइल्स। ये है बेसिकली माइम्स और आप इस पे मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास मिन और वैल्यू। जिस तरीके से हमारे पास मैक्स है कि आप मैक्सिमम इतनी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, तो उसका रिवर्स है कि आप मिनिमम इतनी वैल्यूज। अब मैं यहाँ पर अगर min 5 कर देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं 5 से लेस वैल्यू एंटर करूंगा फील्ड के अंदर तो वो उस पर एरर देगा। द ईमेल मस्ट बी 5 एटलीस्ट 5 कैरेक्टर। मैं अगर यहाँ पर 5 कैरेक्टर देता हूं तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर मैं 4 कैरेक्टर भी दूंगा तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और अगर इससे ज्यादा मैं जितने भी कैरेक्टर्स दूंगा तो हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये है मिन की वैल्यू। तो मिन के बाद है वो है नॉट इन। अब ये जो नॉट इन है ये रिवर्स है इन का, मतलब अब इसमें वो ये चेक करता है कि उसमें वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर हमने लिखा कि डाटा को चेक करे कि रूल नॉट इन स्प्रिंकल्स एंड चेरीज, मतलब अब उस फील्ड जिस पर्टिकुलर फील्ड टॉपिंग्स पे हमने जो वैलिडेशन लगाई है उसमें उसने स्प्रिंकल्स और चेरीज को एज अ टॉपिंग सिलेक्ट ना किया हो तो वो उसको वैलिड करे। अगर उसने सिलेक्ट कर लिया है स्प्रिंकल्स को और या चेरीज को तो उस पर वो वैलिडेशन रूल का एरर दे दे कि ये जो वैल्यू है ये अलाउड नहीं है। अब नॉट रेग एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम एक पैटर्न दे देते हैं और वो उस पैटर्न को फॉलो करता है और देखता है कि क्या ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है उस फाइल की वैल्यू में, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसमें वो पैटर्न एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब जिस तरीके से हमारे पास अल्फा नम या अल्फा न्यूमेरिक है वो डिफाइन करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स को, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर इसको अगर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली आपको पैटर्न समझाने के लिए उसने यहाँ पर एक पैटर्न लिखा है, ये देखिए नॉट रेग एक्स, और उसके बाद ये इसने वैल्यूज लिखी हैं। कॉलन के बाद मैं ये कहता हूं कि इसमें क्या होना चाहिए, A to Z कैरेक्टर होने चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर उसने लिखा है $/E क्लोज कर दिया। ये स्टार्ट हुआ, ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ इसके साथ और इसके साथ क्लोज हुआ, ग्लोबली क्लोज कर दिया हमने। यहाँ पर प्लस दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने इस पे रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया कि ये है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको अगर हम टेस्ट करें अब, यहाँ पर मैं अगर ये वैल्यू देता हूं, द ईमेल 1 फॉर्मेट इज नॉट वैलिड, अगर मैं इस पर ये वैल्यू देता हूं कह रहा है कि द ईमेल फॉर्मेट इज नॉट वैलिड। यहाँ पर मैंने ये बताया कि A से लेकर Z तक नंबर होने चाहिए और उसके अलावा मैंने यहाँ पर प्लस भी लगा दिया। इसके बाद $I। स्टार्टिंग में A से Z, A to Z, अब A to Z है और यहाँ पर मैं अगर एक लिखता हूँ तो द ईमेल फॉर्मेट इज email 1 इज नॉट वैलिड फॉर्मेट, और अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ
और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट और इसको मैं अब एंटर करता हूँ। सो उसके बाद मैं डॉट प्रेस करता हूँ। सो ये रूल कह रहा है कि उसमें हम कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं डॉट से और उसमें सिर्फ डॉट्स ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम डॉट ऐड करते हैं और डॉट डॉट ऐड करते जाते हैं। सो ये स्टिल कह रहा है कि द नॉट, अच्छा यहाँ पर कह रहा है नॉट रेगेक्स, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें वो नॉट रेगेक्स कह रहा है कि इसमें वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग डॉलर साइन प्लस सॉरी डॉलर साइन। सो यहाँ पर हम A to Z कह देते हैं, D और D इसको। सो अब ये यहाँ पर मैंने A to Z उसको बता दिया और दो करेक्टर्स। अब इसने इसको वैलिड कर दिया क्योंकि अब इसको हम दोबारा सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 3D दे देता हूँ, सबमिट हो गया। अगर मैं यहाँ पर सिंगल D देता हूँ सो ये इनवैलिड फॉर्मेट दे दिया इसने। सो A to Z प्लस सो ये प्लस का क्यों नहीं काम कर रहा है, ये वैलिडेशन रूल, इसको दोबारा देखते हैं। सो नॉट इन regex A to Z प्लस और यहाँ पर डॉलर साइन क्लोज किया इसको। सो ये इस तरीके से इसने कैपिटल स्मॉल लेटर को एक्सेप्ट किया और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स उसमें उसने अलाउ नहीं किए। और आई थिंक यहाँ पर अब मुझे एग्जैक्टली वैलिडे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का PHP के अंदर पैटर्न सही तरीके से याद नहीं आ रहा। So internally this rule uses PHP preg match functions. The pattern specified should obey the same formatting required by preg match. For example, when using regex not regex pattern, it may be necessary to specify rule in an array instead of using pipe delimiter, especially in the regular expression contain pipe character. So उसका कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को regex या नॉट regex को यूज कर रहे हैं सो ऐसी सूरत में आप जो रूल्स इसको डिफाइन करेंगे उनको आपने एरेज की सूरत में इंसर्ट करना है, ना कि आप उनको पाइप साइन सेपरेटेड के साथ एंटर करें। सो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से इनको यूज करते हैं, बेल कॉमा नॉट रेगेक्स और कॉमा रिक्वायर्ड, और यहाँ कहीं पर हमने मिसिंग कर दिया है ईमेल, यहाँ पर अब नहीं आएगा। सो ये हमने अब एरे की सूरत में इसको पास किया है। तो वापस आते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं दोबारा से। सो नॉट वैलिड, अगर मैं 2D देता हूँ कैपिटल तो वैलिड हो गया। अगर मैं 2 छोटे D ऐड करूंगा तो भी उसने उसको वैलिड कर दिया। सो इट मीन्स यहाँ पर कोई यहाँ पर मिस्टेक है एंड आई एम नॉट श्योर क्या मिस्टेक है, तो थोड़ा सा मुझे ये देखना पड़ेगा पैटर्न को। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको बाद में हम देख लें। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नल लेबल। सो द फील्ड अंडर वैलिडेशन मे बी नल, दिस particularly useful when validating primitives such as string and integer that can contain null values. सॉरी। सो इसका मतलब है कि ये जो फील्ड है नल लेबल डिटेक्ट करेगी कि जो वैल्यू एंटर हुई है वो नल है या नहीं है। नल भी हो सकती है उसके अंदर, जो फील्ड आप एंटर करेंगे वो फील्ड नल भी हो सकती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक। द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे पास माइनस भी आ सकता है, फ्लोटिंग नंबर भी आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर न्यूमेरिक लिख देता हूँ, मैं यहाँ 3 ऐड करता हूँ। सो इट इज सक्सेसफुल।
3.3 सक्सेसफुल, 3.34 सक्सेसफुल। सो ये है हमारे पास न्यूमेरिक। उसके बाद है हमारे पास प्रेजेंट। अब जिस तरीके से हमने प्रीवियसली देखा था कि वो उसको लास्ट में हमने कौन सी वैल्यू देखी थी जिसमें हम उसको एंड वो हमने देखी थी फील्ड मस्ट नॉट बी एम्प्टी, और उसके बाद हमने देखी थी एक और फील्ड यहाँ पर जिसमें हम डिटेक्ट करते थे कि वो ना प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट नहीं होगी तब वो उसको डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे वो कह रहा है द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन द इनपुट डाटा बट कैन बी एम्प्टी। सो इट मीन अगर आप एक सर्टन फील्ड है वो ऐड कर रहे हैं तो वो यूजर समटाइम उसको एम्प्टी छोड़ देता है, तो ये प्रेजेंट रूल उसको डिटेक्ट करेगा और देखेगा कि वो फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एम्प्टी है तो कोई बात नहीं, उसको वो फॉरवर्ड जाने देगा। अब जिस तरीके से हमने नॉट रेगेक्स को देखा था, इसी तरीके से रेगेक्स है, इसमें आप पैटर्न देते हैं जिस जो कि पी रेग मैच से कंपैटिबल होना चाहिए। सो यहाँ पर उसने एक ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन दिया कि यहाँ पर एक कोई भी नंबर डॉट कुछ भी हो सकता है, फिर प्लस, फिर एक @ सिंबल, फिर एक रेगेक्स जो है वो प्रेजेंट होने को चेक करता है और नॉट रेगेक्स करता है कि वो नहीं होनी चाहिए वैल्यू। इसके बाद रिक्वायर्ड, इसको हम देख चुके हैं कि रिक्वायर्ड क्या करता है। सो आगे है हमारे पास रिक्वायर्ड इफ अनदर फील्ड और उसकी वैल्यू। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये कंडीशनल रिक्वायर्ड है कि ये डिपेंड करता है किसी दूसरी फील्ड की कोई किसी वैल्यू पर, कि अगर हमने दूसरी फील्ड के अंदर एक सर्टेन वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज में से कोई वैल्यू सिलेक्ट की है तो तभी उसमें वो रिक्वायर्ड उसको करेगा ताकि उसको हम वैलिडेट कर सकें। जैसे एक अनदर फील्ड है हमारे पास कि यूजर हैव अ डिफरेंट एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, तो वो उसको चेक करेगा, तो फिर वो जो शिपिंग एड्रेस की वैल्यूज हैं उनको वैलिडेट हम कर सकते हैं इनसाइड द वैलिडेशन रूल। अदरवाइज अगर वो यूजर वैल्यू चेक नहीं करता, मतलब शिपिंग एड्रेस उसका डिफरेंट नहीं है, बिलिंग एड्रेस ही उसका शिपिंग एड्रेस है, तो रिक्वायर्ड इफ को सूरत में उसमें वो उसको उनको वैलिडेट नहीं करेगा, क्योंकि वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो वो उनको वेरीफाई भी वैलिडेट भी नहीं करेगा। उसके बाद है रिक्वायर्ड अनलेस, रिक्वायर्ड विद ऑल, रिक्वायर्ड विदाउट ऑल। तो ये सेम है विद लिटिल बिट डिफरेंस। जैसे कि रिक्वायर्ड अनलेस ये उस वक्त तक वैलिडेशन इसकी फॉल्स रहेगी जब तक आप एक सर्टन फील्ड में से एक सर्टन वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो रिक्वायर्ड विद का मतलब है कि द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी प्रेजेंट एंड नॉट ऑन एम्प्टी ओनली इफ एनी अदर ऑफ द स्पेसिफाइड आर फील्ड आर प्रेजेंट। मतलब एक और आपने फील्ड सेलेक्ट किया तो जब तक आप इस फील्ड को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिक्वायर्ड का एरर देती रहेगी, अदरवाइज एरर नहीं देगी। फिर रिक्वायर्ड विद ऑल का मस्ट बी प्रेजेंट एंड नॉट एम्प्टी ओनली इफ ऑल ऑफ द अदर स्पेसिफाइड फील्ड्स आर प्रेजेंट। सो इसमें हम मल्टीपल फील्ड्स जहां पर जो दी होंगी इनमें से कोई एक फील्ड भी वो डिटेक्ट करेगा, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको वो वैलिड कर देगा। इस सूरत में वो तमाम फील्ड्स को चेक करेगा कि वो सिलेक्टेड हैं या वो टाइप्ड हैं या वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर ही आगे वो बढ़ेगा। अब इसी तरीके से रिक्वायर्ड विदाउट ऑल है। So this field under validation must be present and not empty only when all of the other specified field are now present. So अगर आपने इन तमाम फील्ड में से कोई फील्ड सिलेक्ट नहीं की हुई तो ये फील्ड आपको लाजमी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी वो वैलिडेशन रूल अप्लाई होगा। अब है सेम फील्ड, उसके बाद इसका द गिवन फील्ड मस्ट मैच द फील्ड अंडर वैलिडेशन। इसका मतलब है कि आपने जो प्रीवियस इस फील्ड जो यहाँ पर मेंशन किया उस फील्ड में जो वैल्यू है वो इस फील्ड की जो जिसमें आपने ये सेम लगाया है फील्ड में वो सेम होगी तो वो आगे मूव करेगा। फिर हमारे पास साइज। अब ये जो बार बार हम साइज की बात कर रहे थे, तो ये साइज यही चीज है कि द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट हैव अ साइज मैचिंग द गिवन वैल्यू फॉर स्ट्रिंग डाटा वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर, फॉर न्यूमेरिक डाटा वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द गिवन इंटीजर वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने उसको देखा था तो उसमें हमने जब नंबर 2 एंटर करते थे तो वो उसको वैलिड नहीं करता था जब तक हमने दो वैल्यू, सपोज मैं आपको एक दफा फिर दिखा देता हूँ, साइज कॉपी किया तो यहाँ पर मैं अगर साइज की वैल्यू दे देता हूँ 2,
अब मैं अगर यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ 3, सो ये इसका कह रहा है कि मस्ट बी 2 कैरेक्टर्स, क्योंकि ये जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होती है ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग फील्ड होती है, इसके अंदर जो भी वैल्यू देते हैं वो स्ट्रिंग में जाती है, कैरेक्टर्स में जाती है, तो इसीलिए वो यहाँ पर एरर दे रहा है कैरेक्टर्स का। अगर हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट की बजाय नंबर कर देते हैं और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, अब ये हमारे पास एक नंबर फील्ड है, मैं 3 एंटर करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। सो अगेन वो कह रहा है द ईमेल मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर मैं जब 2 कैरेक्टर एंटर करूंगा तो तब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास वैल्यू है इसकी न्यूमेरिक की, वो जो है करस्पॉन्डिंग टू इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इससे पहले एक और रूल ऐड कर देते हैं, न्यूमेरिक और साइज 2। अब मैं इस पे वापस आता हूँ और इसको 2 देता हूँ। सो द ईमेल मस्ट बी 2। सो अब यहाँ पर हमने उसको दिया कि 2 फील्ड होनी चाहिए, साइज 2। सो मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ अब। सो अब उसने वैलिड कर लिया। अब उसने इस न्यूमेरिक, इसको जो हमने फील्ड इनपुट दिया उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया और उसका साइज जो है 2 कर दिया। 2 से ज्यादा का साइज हम नहीं दे सकते। सो अगर मैं 5 कर देता हूं तो अब मैं 5 से बड़ा नंबर इसमें ऐड नहीं कर सकता, 4 ऐड करूंगा। सो द ईमेल मस्ट बी 5। सो कह रहा साइज एग्जैक्टली 5 होना चाहिए। तो 5 एंटर करूंगा तो अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं 6 भी एंटर करूंगा सो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पर यूज करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सिर्फ साइज को यूज करेंगे तो ये फिर यहाँ पर इसको काउंट करेगा इसकी लेंथ को। तो अब अगर ये इस पर एरर देगा, मैं 2 ऐड करता हूँ, एरर, 2 एक और ऐड किया, एरर, 2 एक और ऐड किया, एरर, एक और 2 ऐड किया, तो वो उसने इसको वैलिड किया, क्योंकि इस सूरत में हमारे पास डाटा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो ये होता है corresponding given इंटीजर वैल्यू। सो ये वैल्यू या तो इंटीजर होनी चाहिए या न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। और फाइल की सूरत में उसके किलोबाइट्स हमने देख लिए थे। फिर है स्टार्ट्स विद, द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट स्टार्ट विद द गिवन वैल्यू। जैसे हमने एंड्स विद देखा था उसी तरीके से स्टार्ट्स विद है। फिर है स्ट्रिंग, द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी अ स्ट्रिंग। इफ यू वुड लाइक टू अलाउ द फील्ड also be to be null, you should also use nullable field rule। so यहाँ पर string rule जो है वो इसलिए यूज करते हैं हम कि जो फील्ड है वो स्ट्रिंग में है और अगर आप उसको nullable करना चाह रहे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि उसके अंदर जो भी वैल्यू फॉर्म के अंदर हम देते हैं वो स्ट्रिंग होती है। लेकिन सम टाइम जब हम जेसन के थ्रू डाटा सेंड कर रहे हो, जेक्स के थ्रू, तो उसमें जेसन में हम डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा सेंड करते हैं, तो वो जो नंबर होगा उसको वो इंटीजर ही लेता है, स्ट्रिंग नहीं लेता। तो ऐसी सूरत में हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। फिर है उसके बाद टाइम जोन, सो द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी अ वैलिड टाइम जोन आइडेंटिफायर अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन आइडेंटिफायर पीएचपी फंक्शन। सो समटाइम आप जब कोई ऐसा इवेंट मैनेजर ऐड कर रहे हैं प्रोग्राम, कोई इवेंट मैनेजर रिलेटेड, इवेंट्स के रिलेटेड, तो उसमें आप मेंशन कर देते हैं कि आपने ये जो किस टाइम जोन के मुताबिक इसको स्टार्ट करना है और एंड करना है, ताकि जो यूजर इसको ओपन करे वो अपने टाइम जोन के मुताबिक उसका चेंज टाइम देख सके कि हमारे टाइम के मुताबिक वो इतने बजे ये स्टार्ट होगा काम और इतने बजे ये इवेंट खत्म होगा। अब यूनिक जो है ये डेटाबेस से रिलेटेड है, इसको स्किप कर देंगे। जब हम डेटाबेस वैलिडेशन पर आएंगे तो हम इसको जरूर देखेंगे। सो इसके बाद हमारे पास आई थिंक यूआरएल है, ये लास्ट 2 रह गए हैं। यूआरएल है, सो द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी अ वैलिड यूआरएल। तो ये डेफिनेटली आपको समझ लगी होगी कि ये एक यूआरएल फील्ड को डिटेक्ट करेगा। फिर है यूयूआईडी, यूनिवर्सल आइडेंटिफायर, द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी अ वैलिड RFC 4122 वर्जन 134 और 5 यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। सो ये यूनिवर्सली एक यूनिक आइडेंटिफायर है। सो यूयूआईडी को आप जनरेट कर सकते हैं और वो वैल्यू अगर आप एंटर करते हैं तो ये उसको वैलिडेट करेगा कि उसमें जो वैल्यू एंटर हुई है वो एक वैलिड यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर है या नहीं है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट एक छोटा सा सेक्शन है कंडीशनली एडिंग रूल्स। सो कंडीशनली हम समटाइम्स जो है वो ऐड कर देते हैं
So sometimes क्या करता है, in some situation you may wish to run validation checks against a field only if that field is present in the input array. So sometimes आप उस पर यूज कर देते हैं. अब sometimes क्या होगा कि अगर ईमेल की फील्ड उस फॉर्म के अंदर किसी वजह से आपने सेव मतलब ऐड नहीं की, सपोज आप यूजर को अगर उसे यूजर ने अपना ईमेल सेव किया हुआ है तो आप दोबारा उसका ईमेल नहीं पूछेंगे, सिर्फ उसका नेम और उसका एड्रेस पूछ रहे हैं. सो ऐसी सूरत में जब आप उस फॉर्म को दोबारा सबमिट करेंगे तो वो इस ईमेल को देखेगा कि उसने एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड और ईमेल पे जाएगा ही नहीं. अगर समहाउ उस यूजर ने अपना ईमेल सेव नहीं किया तो फिर वो अपना ईमेल एंटर करता है, तो उस सूरत में वो ईमेल वैलिडेट होगा. यहाँ पर आके वो चेक करेगा कि बाकी वो एक वैलिड RFC या DNS रिलेटेड या फिल्टर रिलेटेड ईमेल है या नहीं है. सो ये है हमारे पास बिल्ट इन वैलिडेशन रूल ऑफ लारावेल. यहाँ पर हमने तमाम रूल्स को स्टेप बाय स्टेप देख लिया. आई एम श्योर इसमें हमारे पास UUID तक हमने तमाम जो रूल्स हैं उनको स्टडी कर लिया और देख लिया. सो होपफुली आपको इसके बारे में अब कंप्लीटली रूल्स के बारे में समझ लग गई होगी. तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने तमाम लारावेल बिल्ट इन वैलिडेशन रूल्स को अब समझ लिया है फ्रॉम द पार्ट 9 टू पार्ट 12. तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे. साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है वो भी जरूर प्रेस करेंगे. सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड. टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज.